नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्मृति दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल जनपद दौरे पर है। वहीं अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी के अनुसार मुख्यमंत्री धामी 2:30 बजे तक एमबी इंटर कॉलेज में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ईजा बैणी महोत्सव 2023 और दूसरे आयोजित कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी 3:15 बजे आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी से देहरादून को प्रस्थान करेंगे। शून्य से भी सूक्ष्म तू आकाश से अनंत है, धर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है। अमित चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कब पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है आज? देखिए, आज बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का नैनीताल दौरा है और इस दौरे को लेकर के तमाम तैयारी कहीं न कहीं भाजपा संगठनों से की गई है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ हल्द्वानी में रहने जा रहा है। हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार से कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें यहाँ पर जो ईजा बैणी महोत्सव है उस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई है। और उस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रभारी मंत्री रेखा आर्या मौजूद रहेंगी और साथ ही पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर जो बात की जाए तो कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर कुछ वर्षा निकाल के की गई है और वही मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम तरीके से हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। और यहाँ बात की जाए तो सामान्य समूह है उसको लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ पर तमाम सामान्य समूह को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और करीब 713 करोड़ की योजनाओं का आज मुख्यमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो एक बेहद ही बड़ा कहीं ना कहीं मौका है। और हल्द्वानी नगर निगम की बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पर कार्यकाल रहा है डॉक्टर जगदपाल रौतेला का, तो उस कार्यकाल को कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊंचाइयां देने के लिए यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और जनता के बीच पहुंच करके उनका तो और कौन-कौन शामिल होगा अमित इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, बात की जाए तो यहाँ पर तमाम भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो दफ्तर मंत्री की बात की जाए डॉक्टर अनिल डब्बू यहाँ मौजूद है, सुरेश भट्ट यहाँ पर मौजूद है और प्रभारी मंत्री रेखा आर्या जो कैबिनेट मंत्री भी है वो यहाँ इस कार्यक्रम मौजूद रहने वाली है। पूरी तरीके से आज मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो कुमाऊं के बड़े चेहरे वो रहने वाले हैं और साथ ही जो हल्द्वानी की कार्यक्रम बैणी सेना जो यहाँ पर आगर का जो योजनाओं को शिलान्यास किया जाना है उसको लेकर के यहाँ पर खासा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ जो महिला है वो लगातार पहुंच रही है। कितना खास ये कार्यक्रम अमित हो जाता है? देखिए, क्योंकि बात की जाए हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पर जो शिलान्यास किया जा रहा है 713 करोड़ यानी बेहद ही बड़ा यहाँ पर जो शिलान्यास कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर होने जा रहे हैं। और क्योंकि 2 सितंबर के बाद यहाँ पर नगर निगम का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, प्रशासक इसमें बढ़ा दिया जाएंगे। तो नगर निगम में जिस प्रकार से 5 साल के अंदर कार्यकाल में जो जगदपाल रौतेला का जो कार्यकाल था उसमें किस प्रकार की जो योजनाएं लोगों के हित के लिए आई है उन सभी का यहाँ पर बखान किया जा रहा है। और इस सबको लेकर के ईजा बैणी कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी नगर निगम हल्द्वानी के तहत तो उसमें हजारों की संख्या में महिला पहुंच रही है। सामान्य यहाँ पर महिला को किया जाना और पूरी तरीके से कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो महिलाओं पर आधारित की गई है। और यहाँ पर जो तमाम कार्यक्रम है उसको लेकर के यहाँ पर उत्साह यहाँ के लोगों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हल्द्वानी में ईजा बैणी महोत्सव का आयोजन एमबी इंटर कॉलेज मैदान में हो रहा है। महोत्सव सीएम धामी और प्रभारी मंत्री कार्यक्रम में मौजूद और महिला स्वयं सहायता समूह को सम्मानित करेंगे सीएम। तो एमबी इंटर कॉलेज मैदान में हो रहा है ये महोत्सव। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम धामी और प्रभारी मंत्री कार्यक्रम में मौजूद होंगे और कुछ ही देर बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
बता दें, महिला स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। महिलाओं के क्षेत्र में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है और लगातार विकास देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर भी सीएम धामी सम्मानित करेंगे तमाम महिलाओं को। हल्द्वानी में ईजा वैणी महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है और एमबी इंटर कॉलेज मैदान में ये उत्सव हो रहा है। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। इस समिट को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सीएम धामी लंदन, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और रुद्रपुर के निवेशकों को उत्तराखंड में आकर्षित करने के लिए रोड शो कर चुके हैं। इसके साथ ही अभी तक देश और विदेश में 2 लाख करोड़ के करार भी हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा है कि ये राजनीतिक समिट साबित होगा। साथ ही तंज कसते हुए कहा है कि 2018 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अकाउंट बता दीजिए। VHEL, मैं तो नाम लेके संस्था का नाम कह रहा हूँ, 2014 में टोटल जितनी लोग वहाँ काम करते थे, स्थायी अस्थायी जो है, आज उसकी संख्या आधी हो चुकी है। पहले इन बातों का जवाब दे दो, तब नए इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टर्स की बात करो। और हमने कुछ ज़मीनें बचा करके रखी थी। हम भाई उत्तराखंड जो जो ग्रो करेगा तो हमारे स्थानीय लोगों को भी तो की उद्यमिता के लिए भी तो आपको धरती रखनी पड़ेगी। जब धरती नहीं रहेगी तो उत्तराखंड का व्यक्ति कहाँ खड़ा रहेगा? यहाँ का मध्यम वर्ग, यहाँ का जो आगे बढ़ता हुआ वर्ग है, वो कहाँ खड़ा रहेगा? आप कौन सा नामचीन उद्योग है जो उत्तराखंड के अंदर नहीं है, जो आप नए ला करके कौन सा उसमें ऐसा कर देंगे कि जिससे मैं तो कह रहा हूँ केवल जितने लोगों ने इस 6-7 सालों के अंदर जिन उद्योगों का पलायन हुआ, बंद हुए, जितनी आई, यदि उसके आधे की भी प्रतिपूर्ति हो जाती है, आधे की भी प्रतिपूर्ति हो जाती है, तो मैं तो कहूँगा इन्वेस्टर समिट हो गया। खबर देहरादून से है, जहां सरकार का विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जिसको लेकर भाजपा काफी उत्साहित लग रही है। तो वहीं कांग्रेस इस यात्रा को लोकसभा के लिए भाजपा का प्रचार प्रसार बता रही है। भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल ने इस यात्रा के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को स्वर्णकाल बताया है। निश्चित ही उसमें उनको दिखाना चाहिए कैसे उन्होंने 9 सालों में 10 जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से या अन्य माध्यमों से गिराने का काम किया। उनको ये बताना चाहिए कि किसान आंदोलन में 700 किसानों की मृत्यु हुई और उनके एक मंत्री के पुत्र ने 4-5 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। उनको ये भी बताना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान किस तरीके से दिल्ली में हुआ, उनके सांसद के ऊपर अनेक आरोप लगे। इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर जो विकास के सोपान स्थापित किए गए, जो अंतिम छोर पर बैठे हुए विकास की संकल्पना को लेकर जो काम किए गए, उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा तैयार की गई है। जो अधिकांश स्थानों पर जो हमारे SC भाई हैं, हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, जो हमारे बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र हैं, उन दूरस्थ क्षेत्रों पर जाकर वहाँ पर कैंप लगाना, वहाँ पर जाकर उनका परीक्षण करना, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं उसी स्थान पर मुहैया कराने के लिए इस संकल्प यात्रा निकली है। नगर निगम हल्द्वानी ने आवारा मवेशियों को गौशालाओं से छूट दिया है, जिसके चलते ये मवेशी मुख्य सड़कों और किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके कारण राहगीरों और लपड़ाव गांव के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान रात भर जागकर अपनी फसलों की देखभाल करने को मजबूर हो गए हैं। दिन भर बंदरों का आतंक और रात भर नगर निगम द्वारा छोड़े गए जानवर, इसकी वजह से किसानों का दिन का चैन और रात की नींद खराब हो गई है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है।
और उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिस पर देहरादून के पुलिस लाइन में उनका विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पुलिस महानिदेशक को पुलिस के द्वारा परेड की सलामी दी गई। डीजीपी अशोक कुमार ने भावुक होते हुए सभी पुलिस कर्मियों को संदेश देते हुए कहा कि सभी अपना कर्तव्य ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाए। विदाई समारोह की परंपरा के अनुरूप पुलिस के सभी अधिकारियों ने डीजीपी अशोक कुमार की गाड़ी को हाथ लगाकर उनको विदाई दी। वहीं नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस का ध्येय और लक्ष्य निश्चित है, जिसमें उनकी प्राथमिकता पुलिस जवानों के लिए किए गए वायदों को पूरा करने का है। नवनियुक्त डीजीपी ने कहा है कि पुलिस अपराधियों के लिए काल साबित होगी, साथ ही आम जनता के लिए पुलिस अपने इस मित्रता के स्लोगन के साथ रहेगी। चलिए बताते हैं कि कौन है उत्तराखंड के डीजीपी। नए अभिनव कुमार होंगे उत्तराखंड के नए डीजीपी। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अभिनव कुमार। देहरादून हरिद्वार के पुलिस के कप्तान भी रह चुके हैं अभिनव कुमार। बता दें गढ़वाल आईजी के पद पर भी दे चुके हैं सेवा, जो कि उत्तराखंड के नए डीजीपी बनने जा रहे हैं। सीआरपीएफ में भी अपनी सेवा दे चुके हैं अभिनव कुमार। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तब अभिनव कुमार के हाथों में ही इसका देखरेख दिया गया। मौजूदा वक्त में भी अभिनव कुमार सही से काम करें। 2009 में डीआईजी थे और बता दें कि 2014 में आईजी के पद पर पदोन्नति हुए हैं अभिनव। तो 2014 में आईजी के निश्चित लक्ष्य पा लिया और वेलफेयर के कई आयाम हैं। हाउसिंग एक बहुत बड़ा आयाम है। हमारे पुलिसकर्मियों के बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, ये सब मेरे लिए प्राथमिकताएं रहेंगी। और सबसे पहली हमारी प्राथमिकता, जैसे जिसका हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हमें पुलिसकर्मियों के लिए जो हाउसिंग सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको बढ़ाना है। और उस दिशा में अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद दिवस पे 100 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी, तो उसको भी हम ज़मीन पे लाएंगे, सार्थक करेंगे। अभी कैंथुराचार्य जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अभी नए डीजीपी के तौर पर अभिनव कुमार की नियुक्ति हो रही है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज नए डीजीपी के रूप में अभिनव कुमार जो आईपीएस अधिकारी हैं, 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पदभार अपने शाम दोपहर बाद यहाँ पर ग्रहण करेंगे। आज विदाई समारोह में यानी जो वर्तमान डीजीपी हैं अशोक कुमार, उनके सेवानिवृत्ति के विदाई समारोह कार्यक्रम में वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी तरफ से उनका जो वर्तमान डीजीपी हैं अशोक कुमार, उनका आभार प्रकट किया गया कि जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की सेवा यहाँ पर की है, उत्तराखंड पुलिस के लिए कई अभिनव काम यहाँ पर किए हैं, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड का जो पुलिस का जो ध्येय है, अपराधियों के लिए काल बनना, अपराध मुक्त उत्तराखंड में समाज की स्थापना करना, उस पर अपना आगे का काम वो जारी रखेंगे। और ये कह सकते हैं कि नए डीजीपी के रूप में अब अभिनव कुमार आज दोपहर बाद चार्ज संभालेंगे, तो उत्तराखंड के 12वें नए डीजीपी के रूप में वो अपना चार्ज संभालेंगे। अशोक कुमार का भी ये जो कार्यकाल रहा वो काफी रोचक रहा और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। अब है ये कह सकते हैं कि जो डीजीपी है अशोक कुमार, उनका 34 साल का सेवा काल यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक से पुलिस सेवा पद में रहा है। विभिन्न पदों पर हो रहे हैं उत्तराखंड में। ये कह सकते हैं कि राज्य स्थापना के बाद से ही यहाँ पर मौजूद है। जिस प्रकार से पुलिस के ढांचे को सशक्त बनाया जा सकता है, उसमें उनकी अभिनव भूमिका यहाँ पर रही है। उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि चाहे देहरादून में पुलिस मुख्यालय, पुलिस कप्तान मुख्यालय की स्थापना हो, या पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए आवास हो, या फिर दूसरी जो चीजें हैं, उनमें एक कह सकते हैं कि एक विश्वकर्मा की भूमिका अशोक कुमार की तरफ से निभाई गई थी। और आज वो अपने 34 साल के सेवा काल से वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जाते जाते कहा है कि उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य यहाँ पर रहा था कि जो उनकी सेवा है वही उनका कर्म होगा और उसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे। यानी आज वर्दी के रूप में उनका आखिरी दिन जरूर रहा है, लेकिन पुलिस के लिए हमेशा वो सदैव तत्पर रहेंगे। पुलिस को जब भी आवश्यकता होगी वो अपने अनुभवों से अपना काम देने का काम करेंगे जी। इस विदाई समारोह में कौन कौन और मौजूद है? अभी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस विदाई समारोह में ये कह सकते हैं कि उनके सबसे जो निकटतम जो सहयोगी रहे हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहे। तो सेवानिवृत्त हो चुके पुलिस के अधिकारी वो भी इस विदाई समारोह में यहाँ पर मौजूद रहे और एक परंपरा के अनुसार उन्हें एक यहाँ पर परेड की सलामी यहाँ पर दी गई और उनके जो कार्य थे उन कार्यों को याद किया गया है। साथ ही इस दौरान ये कह सकते हैं कि दो पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर सेवानिवृत्त या उनको मेडल देने का काम किया गया, जिन्होंने
ऑपरेशन स्माइल के तहत और ऑपरेशन शिक्षा वृद्धि के तहत बेहतर काम जनपदों में किया था। जी जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि महानिदेशक अशोक कुमार आज रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह जो अभिनव कुमार है वो ले रही है। आईपीएस से डीजीपी अब बनने जा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम आवास देहरादून में आज इक्कास का ऐतिहासिक पर्व मनाया गया। इस दौरान रंगारंग प्रस्तुतियों में सभी का मन मोह लिया और उत्तराखंड के पौराणिक भेलो नृत्य में भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उत्तराखंड के सांस्कृतिक गीतों के साथ साथ टनल में फंसे श्रमिकों के साथ परिजनों के साथ रखते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 11 दिन बाद मनाए जाने वाले इक्कास पर्व के दिन सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के ग्राउंड जीरो पर होने के कारण देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में इक्कास के पर्व कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया था। वहीं सीएम धामी के निमंत्रण पर श्रमिकों के परिजनों ने भी सीएम के आवास पर इक्कास का पर्व मनाया। सबसे पहले तो चूंकि केंद्र सरकार ने ही अपने स्तर पर इसके लिए जो सेफ्टी ऑडिट है, जितने भी देश के अंदर टनल निर्माण के काम चल रहे हैं, सेफ्टी ऑडिट का निर्णय वहां से हो चुका है, आदेश हो गया है। लेकिन राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ चूंकि टनलों के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ पर टनलों के काम होने से बहुत सारा जो लंबा रास्ता होता है वो रास्ता आसान हो जाता है। ये टनल भी जो सिलक्यारा में बन रही थी, इसके बन जाने के बाद जो चिन्यालीसोड़ और इनके बीच का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत कम हो जाएगा। उत्तराखंड के स्पेशल टास्क फोर्स समाज में हो रहे अपराधों पर लगातार कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इसी कड़ी में फिरौती मांगने वाले एक अपराधी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि कुछ महीने पहले थाना मंगौल में एक शिकायत दर्ज की गई थी कि उनसे कोई अर्श डल्ला के नाम से फिरौती मांग रहे हैं। मामले के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और एसटीएफ को सौंपा गया था। मामले की जांच के दौरान सामने आया कि आपसी रंजिश के चलते अर्श डल्ला से संपर्क कर शिकायतकर्ता को धमकी दिलवाई गई थी, जिस पर दिल्ली स्पेशल टीम की सेल के साथ एसटीएफ ने काम करते हुए उसको गिरफ्तार किया। पूर्व थाना मंगलौर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनके पास में अर्श डल्ला के नाम से एक एक्सटॉर्शन कॉल आ रही है। उस संबंध में वहां पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसको एसटीएफ को ट्रांसफ़र किया गया था। तो एसटीएफ के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि जो शिकायतकर्ता था, इसका ही जो गाँव का जो पड़ोसी था, उसके द्वारा ही आपसी रंजिश में अर्श डल्ला से संपर्क करके उसके माध्यम से उसको धमकी दिलवाई गई थी। इस संबंध में जो दिल्ली स्पेशल सेल के साथ काम करते हुए हमारी एसटीएफ की टीम ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इसका एक और सहयोगी था जो कि अर्श डल्ला का मेन शूटर था, जो कि अन्य घटनाओं में भी पूर्व में लिप्त था और आगे भी प्लानिंग चल रही थी। देहरादून पुलिस लाइन में विदाई समारोह परेड का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। कार्यकाल समाप्ति के मौके पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया है, जहां नए डीजीपी के रूप में अभिनव कुमार कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि विदाई समारोह परेड में पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अपनी विदाई से पहले आज उन्होंने मीडिया से बातचीत कर अपने अनुभव को साझा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जो मीडिया ने सहयोग किया है उसके लिए वो मीडिया के आभारी है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने 3 साल के कार्यकाल में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। नशा और साइबर क्राइम जैसे अपराध उनका भी सामना किया, जो समाज को खोखला कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए। अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में इन दिनों व्हाइट कलर क्राइम ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए पुलिस को इस तरीके से काम करना होगा, तभी जाकर अपराध रुक सकेगा। देखिए, पुलिस का जो नौकरी है पुलिस की, वो हमेशा अनुभवों से भरी है। हर दिन कोई ना कोई नया अनुभव होता है। इलाहाबाद के अंडर ट्रेनिंग दिनों से शुरुआत करके और आज आखिरी पायदान पे हैं, 34 साढ़े 34 साल पूरा हो गया। तो बहुत सारे अनुभव शुरुआती दौर में मंडल और कमंडल के आंदोलन चलते थे,
फिर हमने तराई का आतंकवाद देखा, फिर हमने चमोली में उत्तराखंड आंदोलन के पूरा पीरियड मेरे टाइम में बीता 100%। और फिर हरिद्वार के मेले ठेले और हरिद्वार का जो क्राइम था यूपी के बॉर्डर का, वो सब भी देखा। मैं काफ़ी टफ जिलों में भी रहा, शाहजहाँपुर, मैनपुरी जो बिल्कुल क्राइम का गढ़ माना जाता है यूपी में, और मथुरा जैसे इंटरस्टेट बॉर्डर वाले ज़िले में भी रहा। तो काफ़ी चुनौतियाँ देखी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस की ज़िंदगी जो है ना, रोज़ एक नया अनुभव है। सीधे चलेंगे हल्द्वानी, जहाँ पे सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उन लोगों को लेना है, पीछे चले जाओ, आगे को इसमें आ रहे हैं ना सब। आगे आओ, आगे आओ, आगे इसके बराबर में आओ। भाई आप ब्लॉक कर रहे हो पूरा, हट जाओ तस्वीरें दिखा रहे हैं हल्द्वानी की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम लोगों पर फूल भी बरसा रहे हैं। एनसीसी के भी यहां पे कैडेट्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बता दें कि हल्द्वानी में शो होने जा रहा है, इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रोड शो है, इसके बाद से बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। हल्द्वानी की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। और बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनसीसी के कैडेट्स भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में आगे भी बढ़ेंगे कुछ ही देर में। हल्द्वानी से रोड शो की तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी की। हल्द्वानी में आज कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि हल्द्वानी में रहने वाले हैं। इसको देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी, एडवाइजरी भी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। और अभी जो तस्वीरें दिख रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये रोड शो की तस्वीरें हैं। ऐसे में बता दें कि वीवीआईपी प्रोग्राम होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और कई ऐसे प्लान हैं जो कि धरातल पे उतारे जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।